नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपन पूरा ले लिया है कॉम्पिटिटिव का। अब देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। 12th स्टैंडर्ड में है अपने को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मेन वाइट-शॉर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ, उनकी एप्लीकेशन जैसे ये समझो, तो उतना आप लोगों ने पूरा पढ़ के रखना है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूले देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएंगे। तो अपन खाली फॉर्मूले लिखने वाले हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ रहा तो वो बता दूंगा, एक लिस्ट जस्ट आप लोगों ने बना लेना है, या तो जो बोलते हैं वो लिखते जाना है साथ साथ में। तो कॉम्पिटिटिव के लिए ले रहे हैं, जस्ट रिवीजन है, और 12th का चैप्टर पढ़ लेना, और मैग्नेटिज्म भी पढ़ लेना 11th में जो था, क्योंकि मैग्नेट भी प्रोड्यूस करता मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर भी प्रोड्यूस करते मैग्नेटिक फील्ड, तो वो दोनों एक बार देखें। तो ये 12th का ही चैप्टर है सर। ना शुरू कर रहे हैं। इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, सपोज चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, सपोज ये चार्ज पार्टिकल है Q, इट इज एट रेस्ट, देन इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा अपन ने चार्ज पार्टिकल रेस्ट के बारे में ही पढ़ा है। तो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, दिस चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा, समझो ये डायरेक्शन में मूव हो रहा विथ वेलोसिटी v, this charge particle is in motion, then it produce both electric as well as magnetic field. मैग्नेटिक मटेरियल में भी देखा था अपन ने 12th के चैप्टर में कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चार्ज पार्टिकल मोशन में होने की वजह से ही उनमें भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो याद रखना, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है देन इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अपने को ये स्टडी करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल व्हिच इज इन मोशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल, और करंट कैरिंग वायर में वो काय में है, मोशन में। तो ये है करंट कैरिंग वायर, ये कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट में जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो ये इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा, तो इसके आजू बाजू में क्या डेवलप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड, और क्यों डेवलप होंगी मैग्नेटिक फील्ड, तो ठीक है, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज बताया, पर यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है। कौन से चार्ज पार्टिकल मोशन में, इलेक्ट्रॉन। और ये याद रखना, ये कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉन की मोशन इस डायरेक्शन में रहेगी। तो देखो, तो अब अपन यही पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चार्ज पार्टिकल यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल टाइम में है मोशन में, करंट फ्लो हो रहा, तो चार्ज पार्टिकल मोशन में है इलेक्ट्रॉन, और अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेंगे, पर अभी उसका अपने कोई लेना देना नहीं, अभी अपन पूरा स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना देख लेते, तो याद रखो, इलेक्ट्रिक करंट, करंट ये कन्वेंशनल करंट है, हाँ याद है ना आप लोगों को, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये इसलिए एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में और कन्वेंशनल करंट ये डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन बताया इसलिए कि चार्ज पार्टिकल है, और वो बताना है कि मोशन में, तो चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए किसी भी करंट कैरिंग वायर के आजू बाजू में क्या डेवलप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड, सेम एज दैट ऑफ डेवलप्ड बाय अ मैग्नेट। So current carrying wire also produce magnetic field same as that of a magnet, because in current carrying wire charged particles are in motion and they are producing magnetic field. Note down. पॉइंट्स लिखते जाओ साथ साथ में।
याद रखना बेटा, आप लोगों ने जितना, जब तक ऑफलाइन क्लास चालू नहीं होते जब तक, ठीक है, आप लोगों ने जितना अपना हो चुका है वो अच्छे से करके रखो। अभी अपन ने न्यूमेरिकल्स भी शुरू कर ही दी है, वो भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे और एग्जाम भी शायद 1-2 महीने लेट होंगे ही होंगे। तो आप लोगों ने जितना हुआ है पोर्शन थ्योरी का और पहले जो न्यूमेरिकल्स भी लिए वो भी सब अच्छे से करके रखो, ठीक है ना। आगे चलते, तो अभी अपने करंट कैरिंग वायर का एग्जांपल लिया, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है सपोज ये, तो अपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि इसके आजू बाजू में एक कार्डबोर्ड रखो, करंट समझो फ्लो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे, और यहाँ एक होल करेंगे और उसमें से ये वायर अपन ने पास किया है, ठीक है। देखो सपोज ये कार्डबोर्ड है, ये वायर है, ये ऐसे पास किया, इसमें से होल करके नीचे से पास किया। अब इसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स डालो, आयरन फाइलिंग्स डालो मतलब आयरन का चूड़ा डालो। तो आयरन का चूड़ा डालेंगे और उसको जेंटली टैप करेंगे तो आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ये ऐसे अरेंज कर लेंगे अपने आप, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा है ये रहा करंट कैरिंग वायर। अगर उस करंट कैरिंग वायर के आजू बाजू में आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ये जो आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज करेंगे, जैसे मैग्नेट में भी है, आप लोगों को था 8, 9, 10 में ऐसे रहेगा कि एक मैग्नेट लो और उस पर एक पेपर रख दो व्हाइट कलर का और उस पर आयरन फाइलिंग्स डाल दो और जेंटली टैप करेंगे तो आयरन फाइलिंग्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर देंगे। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस थे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, वैसे ये मैग्नेट के इसमें समझाया था। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, तो ये भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस है, पर यहाँ पे कौन से शेप में है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, ये सेंटर और ये सर्कल्स। मैंने स्फीयर बोला होगा तो स्फीयर नहीं है बेटा, सर्कल ध्यान रखो। तो ये है, तो याद रखो इन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, समझो जिसमें से करंट फ्लो हो रहा आई करंट फ्लो हो रहा, ठीक है, ये तो उसके आजू बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मैंने शायद स्फीयर बोल दिया था, तो स्फीयर नहीं लेना है, सर्कल है, कार्डबोर्ड ऐसा है हॉरिजॉन्टल, उस पे ऐसी लाइंस बनेगी तो सर्कल है, स्फीयर बोल दिया हूं गलती से तो उसको हटा देना, ठीक है ना। करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट अगर करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। डायरेक्शन इज गिवन बाय, डायरेक्शन कैसे देंगे सर्कल की? राइट हैंड थंब रूल, कैसे देंगे? राइट हैंड थंब रूल, ये भी हुआ आप लोगों का। इमेजिन द करंट कैरिंग वायर टू बी हेल्ड इन अ राइट हैंड, तो इमेजिन करो अपन ने वो करंट कैरिंग वायर राइट हैंड में हेल्ड किया है, ठीक है, फिंगर्स कर्व्ड अराउंड इट। इफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये याद रखना, राइट हैंड रूल डायरेक्शन निकालने के काम आएगा न्यूमेरिकल्स में भी। फिर से देखो, इमेजिन ये कंडक्टर है समझो, इमेजिन द कंडक्टर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, राइट हैंड में हेल्ड किया है, फिंगर्स आर कर्व्ड अराउंड इट, उसके अराउंड कर्व कर लिया उसको पकड़ने के लिए। थंब इट स्ट्रेच्ड, थंब को स्ट्रेच किया अलोंग द लेंथ। इफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां देखो थंब और ये कर्व्ड फिंगर्स, ये वाली डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरी भी डायरेक्शन डायग्राम बना के देख लेते हैं कि मान लो अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके आजू बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन द, फिर से याद रखना मैंने स्फीयर शायद बोला है पर स्फीयर नहीं लेना है, सर्कल याद रखो। फिर से देखो, जब किसी वायर में से करंट पास करेंगे तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यस, कार्डबोर्ड पे सर्कल्स बन जाएंगे, लाइन ऑफ फोर्सेस
अगर क्या डालेंगे, आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग्स जो है, आयरन का चूड़ा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर ले, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही रहेंगे, सिर्फ करंट की डायरेक्शन बदली है। कार्डबोर्ड नहीं लगाया तो यहाँ सेंटर है। अब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड रूल लगाओ, थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कर्व्ड फिंगर्स देखो, कर्व्ड फिंगर्स ये वाली डायरेक्शन। तो अभी इधर आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ठीक है, कभी कभी नोटेशन में कैसा होता है, पूरी वायर नहीं बताते। ठीक है, अब ये वायर ऐसे है, समझो ऐसे इमेजिन करो तुम लोग की तरफ। तो पहले ही बताया है कि ऐसा दिखाना रहा तो डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, और ये वायर ऐसे डाउनवर्ड इधर तो क्रॉस से दिखाएंगे। क्रॉस मतलब याद रखना नोटेशन, परपेंडिकुलर इनटू द पेपर, एंड डॉट मतलब टुवर्ड्स द रीडर। परपेंडिकुलर टू द पेपर बट टुवर्ड्स द रीडर, परपेंडिकुलर टू द पेपर बट अवे फ्रॉम द रीडर या इनटू द पेपर, ऐसे याद रखो। तो अब यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां एक इमेजिनरी सर्कल कंसीडर करेंगे अपन, ये से इसके राउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये ऐसे। तो वायर को ऐसे बनाने की जगह आप ऐसे बना सकते हैं कि इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन है डॉट मतलब तुम लोग की तरफ। तो इसे राइट हैंड रूल लगाओ, यहां मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, राइट हैंड रूल लगाओ, इसको हटा देते हैं, राइट हैंड रूल लगाओ, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व्ड फिंगर्स। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो डायरेक्शन ये आएंगी, यानी यहां ड्रॉ करो टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये ऐसे भी डायग्राम में पहचान जाना चाहिए, ध्यान दो। सपोज वो पॉइंट यहां ना लेते हुए इधर भी ले सकते हैं आप लोग, यहां है समझो वो पॉइंट, कहीं पे भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, यहां ले लो, ये यहां की जगह है, यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लो। तो फिर से वही कर्व्ड फिंगर्स, एरो ऐसे आएंगे, तो अब एरो इधर है, इधर से इधर, तो टेंजेंट इधर बना, यहां रही तो टेंजेंट इधर आएगी, यहां रही तो टेंजेंट इधर। ठीक है, तो देख के करना उसका, इधर या इधर, कर्व्ड फिंगर्स, उधर भी पता था। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी रहेगी वो समझ जाना। ठीक है, डॉट मतलब टुवर्ड्स द रीडर है करंट, और क्रॉस मतलब अवे फ्रॉम द रीडर इनटू द पेपर। इसके लिए बता ये डायग्राम में क्या क्रॉस है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मैग्नेटिक फील्ड उसके राउंड, तो इसमें से करंट फ्लो रहा हुई आई, बट करंट की डायरेक्शन है इनटू द पेपर। तो अब देखो डायरेक्शन दे दो पहले, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब किसी ने बोला ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो उसी डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये यस। ठीक है, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इधर से इधर है, तो यहां पूछा इधर टेंजेंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, यहां पूछा तो ये है मैग्नेटिक फील्ड यहां, यहां पूछेंगे तो इधर है मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसे भी आया डॉट और या क्रॉस, तो भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालते आनी चाहिए। स्टेटमेंट याद रखो, इमेजिन अ कंडक्टर टू बी हेल्ड इन राइट हैंड, fingers curved around it, thumb stretch along the length. If thumb indicate the direction of current, curved finger indicate the direction of magnetic field. तो ऐसे भी पहचान जाना चाहिए या ऐसे भी पहचान जाना चाहिए, देख फिर आगे। तो राइट हैंड थंब रूल काम आएगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी कैसा बोलते हैं मैग्नीट्यूड भी दो और डायरेक्शन भी दो मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन वो अपने को पहचान जाना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आई है। ठीक है, देखते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या अपन बोलो मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन, कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन,
सर्कुलर इसमें भी राइट हैंड रूल ही लगाएंगे। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला है अपने डिराइव किया, वो लिखने वाले हैं, बट अभी तो जस्ट बेसिक क्लियर है, इसीलिए देखो थोड़ा चेंज होगा राइट हैंड थंब रूल में। सपोज सर्कुलर कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा मे बी शायद एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो ऐसे या ऐसे, ठीक है। ना अपन ने देखा है, ये अपना हो चुका है, इसका इक्वेशन भी डिराइव किया है अपन ने कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगी एट द सेंटर, यानी यहाँ पे और यहाँ पे डेवलप होंगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ऐसी डायग्राम भी निकाला था मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप होंगी ऐसे, देखना हो तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल में डेवलप होगी। तो डायरेक्शन कैसे देंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों दिया या डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं दिया, तो वो राइट हैंड थंब रूल से याद रखो। पर यहाँ थोड़ा चेंज है, कर्व्ड फिंगर्स indicate the direction of current, then thumb indicate the direction of magnetic field। तो यहाँ दिखाएंगे कैसे, तुम लोगों की तरफ है तो यहाँ दिखाएंगे डॉट से कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग की तरफ। अब यहाँ देखो कर्व्ड फिंगर्स उल्टा हो गया ना, कर्व्ड फिंगर्स नाउ इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट सर्कुलर कॉइल के लिए, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ आएगा क्रॉस इनटू द पेपर। तो अब यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब करंट ये वाली डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है ऐसे। ये सब तो हो गया साउथ पोल, ये नॉर्थ। सो इट इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ये अपना हुआ है, ये बाद में देखेंगे, ये और ये देख लेते हैं, राइट हैंड रूल लगेगा इसमें। कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे सर्कुलर कॉइल के लिए थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ देखो कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में उल्टा था, थंब वाज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व्ड फिंगर्स वाज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक बार फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बता देता हूँ। मैग्नेटिज्म में बताया है 11th का मैग्नेटिज्म के एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिखाए हैं मैंने तुम लोग क्लास में, वो भी एक बार पढ़ लेना आप लोग ने। मैग्नेटिज्म के जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाए थे वो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E लिखते हैं अपन, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वैसे ही ये है मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इट इज डिनोटेड बाय B, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में E से डिनोट करते हैं, वैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में B से। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल, इसको एक बार यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर करो, m0 इज यूनिट नॉर्थ पोल। याद है ना मैग्नेटिज्म, देख लेना बेटा एक बार। पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल की पॉजिटिव लेते और साउथ पोल की नेगेटिव, two poles equal in magnitude, opposite in nature, separated by finite distance। तो यूनिट नॉर्थ पोल, जैसे इस करंट कैरिंग वायर की इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, तो अपन ने समझो इधर टेंजेंट बनाया है राइट हैंड रूल के हिसाब से। देखो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन है। अगर ऐसा एरो नहीं देना है तो आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, डॉट इधर की तरफ, और सॉरी क्रॉस इधर की तरफ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ अगर आपने यूनिट नॉर्थ पोल लाके रखा तो ये भी मैग्नेट है, ये उसका पोल है, समझो एक सिंगल आइसोलेटेड पोल डज नॉट एक्सिस्ट, बट इमेजिन करो कि यहाँ एक पोल लाके रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड
और उसके अंदर एक पोल लाके रखा तो डेफिनेटली उस पे फोर्स एक्ट होगा ये डायरेक्शन में, और कितना फोर्स एक्ट होगा बी। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल, याद रखना। जैसे यहाँ था फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसी यूनिट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखो। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स का यूनिट न्यूटन, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बताया है वहां पे, देख लेना एक बार। फिर से बोल रहा पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर। फिर से बोल रहा एक बार मैग्नेटिज्म 11th में जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है या मैग्नेटिज्म पढ़ाया है तो वो आप लोगों ने अच्छे से देख लेना, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर, तो ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या साइंटिस्ट के नाम पे है टेस्ला, या दूसरा एक और यूनिट है, ये कैसे आया वो बाद में बताऊंगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी देखिए कैसे आया करके। तो ये सारे एसआई यूनिट मैग्नेटिक इंडक्शन के, ये तीनों यूनिट है एसआई यूनिट। फोर्स का न्यूटन, पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर एक पहला यूनिट ये, और सेकेंड यूनिट है टेस्ला, साइंटिस्ट के नाम पे, खाली टी से भी डिनोट कर सकते हो उसको टेस्ला। और नेक्स्ट यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट कहाँ से आया वो देखेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो। ठीक है, सीजीएस यूनिट है, ये हम देखेंगे कहाँ से आया बाद में, ठीक है। ये यूनिट तो बदल गया, कहाँ से आया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। टेस्ला साइंटिस्ट के नाम पे रखा है, और साइंटिस्ट है ना टेस्ला, उनके ऑनर पे रखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आया वो देखेंगे। सीजीएस यूनिट है गॉस और ओरस्टेड, साइंटिस्ट की नाम है, और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट में कुछ भी हो सकता इन तीनों में से, ऐसा यूनिट में भी ये तीनों में से कुछ भी हो सकता, ठीक है। कन्वर्शन याद रखो, 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ऑर्स्टेड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, या 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला, या टेस्ला की जगह ये भी लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो उल्टा कर दिया था, ठीक। तो 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला, या 1 ऑर्स्टेड इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला, या 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला। यानी यहाँ आप टेस्ला भी लिख सकते हो वापस ऐसे। तो यहाँ पे इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो देखते रहेंगे। तो ये कन्वर्शन है आपका, गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला, देख लो। आगे देखो, थोड़े बड़े लिख देते हैं, गॉस और ऑर्स्टेड और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशंस भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। पहले फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे, m1 l1 t-2 i⁻�0, ये फोर्स के डायमेंशंस हो गए। आई लिख लिया, करंटली ए भी लिख सकते हैं वहां पे, 0 है अभी तो फोर्स में। और पोल स्ट्रेंथ यूनिट है एम्पियर मीटर,
यानी एम्पियर मतलब करंट और मीटर मतलब लेंथ, तो अपॉन में आएंगे ऊपर जाके माइनस, तो लेंथ माइनस तो ये 0 और करंट माइनस तो ये आ जाएगा -1, तो ये हो गए उसके डायमेंशंस। तो पहले फोर्स के डायमेंशन लिखे थे m1 l1 p - 2 I raised to 0। अब नीचे है इसका यूनिट एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मतलब करंट, तो ऊपर जाके वो माइनस हो गया, मीटर मतलब लेंथ, तो ऊपर जाके माइनस हो गया, तो वो कैंसिल। देखो जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, वैसे मैग्नेट के अराउंड रहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो ये जो अपन ने स्ट्रेट वायर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल निकाले थे, वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ही है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज है, वैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की भी प्रॉपर्टीज है, और वो भी नहीं, वो मैग्नेटिज्म में लेंगे अपन जब एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा के दूंगा, तो वो भी प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे एक बार। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जैसे ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक अपन ने ये भी डेफिनेशन लिखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रॉपर्टीज में लिखा था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के, नंबर ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको नाम दिया था फाई, और E डॉट ये ds, इधर ds मल्टीप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। वैसे ही है मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको भी डिनोट करेंगे फाई से ही, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज एक बार मैग्नेटिज्म फिर से बोला, इसीलिए 11 का देख ले, ठीक है। तो ये याद रखो, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? सो मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो डिफाइंड एज मैग्नेटिक या नंबर ऑफ मैग्नेटिक lines of forces per unit area is directly proportional to magnetic field intensity। बोलो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या उसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो। तो समझो ये एरिया लिया है, अभी अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये है, तो ये है लाइन ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक का, या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, और इस एरिया में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इतने हैं, तो कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग? सेकेंड वाले केस में जहां मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा है, क्राउडेड है, तो इलेक्ट्रिक वाले के साथ ही कंपेयर करना है उसको। सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, यानी जितने ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दिस नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड इट इज गिवन बाय द फार्मूला स्मॉल ले रहे, तो ये B डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे भी, और वी कैन राइट B ds cos theta। So यहाँ theta is the angle between area vector यानी perpendicular to the area and magnetic field B। तो ये एरिया है समझो छोटा सा, इसमें से ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और एरिया को परपेंडिकुलर है ये उसका एरिया वेक्टर ds। So this is angle theta।
जैसे इलेक्ट्रिक में लिया था सेम वैसे ही ले रहे हैं। अभी खत्म हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें ये सब समझाया है, तो इसके लिए वो याद रखो, ठीक है। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन ds एंड v। और अगर टोटल है तो आप इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन ऑफ v ds cos थीटा। देखिए अभी अपन ने कॉम्पिटिटिव का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया है, उसमें ये सब समझाया है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए बस फर्क इतना है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, बट इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। सो मैग्नेटिक इंडक्शन इज नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टीज 11th में है, 11th में पढ़ा है। और अभी अपन ने जब कॉम्पिटिटिव का लिया था, ये भी कॉम्पिटिटिव का ही था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो प्रॉपर्टीज लिए थे वापस अपन ने, तो उसमें ये फॉर्मूले भी थे, ये भी डायग्राम में देख लिया है। देख लो आगे चलो। ठीक है, नोटों के लिए याद रखना ये स्केलर क्वांटिटी है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस है। डेफिनेशन याद रखो, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू गिवन एरिया, पर कौन से? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू गिवन एरिया। फ्लक्स डेंसिटी, सिर्फ नाम याद रखना है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दो क्या है उसमें। ये फ्लक्स b फाई cos थीटा एक बार छोड़ दो, समझो दोनों सेम डायरेक्शन में, cos 0 इज 1, ds अपॉन में कर दो, तो इसी को बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। एंड इट इज नथिंग बट क्या बचा? b, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन इज, दूसरी डेफिनेशन है मैग्नेटिक इंडक्शन की, तो वो थी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल, तो यहां बोलेंगे फ्लक्स पर यूनिट एरिया या फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक इंडक्शन, इतना याद रखो। तो ये जो फ्लक्स है इसका यूनिट है वेबर, ठीक है, फ्लक्स का यूनिट, तो इसको मिटाएंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला समझ में आ गया ना। देखो क्या किया है, समझो cos 0 ले लिया, सॉरी cos 0 क्या, थीटा 0 ले लिया, cos 0 क्या हो गया 1, तो ये लिया b इंटू bs, bs अपॉन में कर दो, तो इसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये रहा फ्लक्स डेंसिटी, एंड बचा क्या? इक्वल टू b, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है वेबर, wb, एंड cgs यूनिट है मैक्सवेल, याद रखना दोनों। तो यहां अगर देखेंगे तो इसीलिए मैग्नेटिक इंडक्शन का एक यूनिट बनाया था अपन ने वेबर, इसका, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तीनों यूनिट समझ गए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या साइंटिस्ट के नाम पे टेस्ला, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या सीजीएस में लेंगे तो मैक्सवेल, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस में इसका यूनिट क्या लिखा था? एक मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये याद रखना कन्वर्शन यहाँ पे 1 मैक्सवेल is equals to 10 raised to minus 8 वेबर। W1 W लिख लो एक बार, आगे चलो। तो याद रखो
फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये हो गया फ्लक्स डेंसिटी। इसके भी डायमेंशन चाहे तो निकाल सकते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला है B इंटू BS, BS मतलब एरिया। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के डायमेंशन देख लो क्या निकाला था इसके पहले, M1 क्या था, L0 T-2 I-1। देख लो एक बार, इसके पहले निकाले अपन M1 L0 T-2 I-1 और साथ में है एरिया तो L/2, ये उसके डायमेंशन होगा। तो ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी, इतना नोट करो। यूनिट SI और CGS दोनों याद रखना। इससे पूरा ये चैप्टर 11th में है, 11th तो सॉरी 12th में है, पर 11th का मैग्नेटिज्म आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है, जो एक्स्ट्रा मैंने लिखा है था वो। और ये चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट 12th में बायट-सवार्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ उसमें मेन है, बाद में उनके एप्लीकेशंस ये समझो, तो वो एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसको बेटा अब देखो फिर से बोल रहा है, ये चैप्टर आप लोगों को 11th में है। ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने एक बार 11th का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वापस देख लेना है, ठीक है। बायट-सवार्ट लॉ, अभी तो अपन ये बोल रहे थे कि किसी भी वायर में से करंट पास कर रहे हैं तो उसके अराउंड क्या डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई इक्वेशन तो दो कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही, ठीक है, डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे हम लोग, पर क्या पता होना चाहिए इक्वेशन, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो फिर सपोज एक वायर कंसीडर करेंगे जिगजैग, ऐसी स्ट्रेट वायर के लिए बाद में डायरेक्ट लिख लेंगे। सपोज एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा वो है सपोज I, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर इज I। नाउ एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, ये उसका वेक्टर एलिमेंट का dl, ठीक है। नाउ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है एट पॉइंट P, यहाँ पे, तो ये है समझो R, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो dl और r वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे फिर यहाँ कौन सी डायरेक्शन में आती करके, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे। स्ट्रेट वायर है तो राइट हैंड थंब रूल है अपने पास, ठीक है। नाउ यहाँ भी अपन ऐसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू दैट r, जो डिस्टेंस r है उसको परपेंडिकुलर, तो ये टेढ़ा है ऐसा, तो ऐसा निकालेंगे। तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से ले रहे हैं, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करें। डायग्राम देख लेना, डायग्राम देख लेना, 12th में भी लिया है अपन ने। तो अपन एक करंट कैरिंग वायर लिए है जिगजैग, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा सपोज I, तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अपन ने पूरे वायर का लेने की जगह एक एलिमेंट का लेंगे, बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि जिगजैग वायर है। तो एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है dl, dl इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, और ये उसकी वेक्टर की डायरेक्शन, एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। dl इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। थीटा इट इज एंगल बिटवीन एलिमेंट वेक्टर एंड r वेक्टर, जो डायरेक्ट पोजीशन से है। नाउ उसके बाद ड्यू टू दैट एलिमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप हो रही है उसके बारे में डायरेक्ट लिख रहे हैं कि दैट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप ड्यू टू दैट स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है उसका इक्वेशन लिखेंगे, फिर टोटल के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा खाली।
Now, according to Biot-Savart law, the magnetic induction developed due to small current carrying element is directly proportional to the strength of the current, the length of the element directly proportional to sin theta, and theta is the angle between dl and r, and inversely proportional to distance square. जितना दूर रहेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम, जितना पास में रहेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा. प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl sin theta upon r square. This is the equation for Biot-Savart law. in scalar form या अपन बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड है. वेक्टर फॉर्म में ये डायग्राम मिटा के लिखेंगे, पहले इतना नोट डाउन कर लो. अकॉर्डिंग टू बायट-सवार्ट लॉ इक्वेशन निकालने हैं मैग्नेटिक फील्ड का. एम्पियर्स लॉ इसके बाद ही ले लेंगे और बाद में दोनों की एप्लीकेशन एक साथ में लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही चीज बता रहे हैं. क्या बता रहा है कि इक्वेशन कैसे निकालेंगे या मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का. डायरेक्शन तो निकाल लेंगे, ठीक है, अपने को ये भी पता हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, पर डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे उससे पता चल जाएगा. ठीक है. Biot-Savart law, according to him, the magnetic induction developed due to small current carrying element is directly proportional to strength of the current, length of the element sin theta, and inversely proportional to r square. तो डायरेक्शन के साथ यानी वेक्टर फॉर्म में उधर लिखते डायग्राम में करके इतना नोट डाउन कर लो पहले एक बार. से बोला ये सब हो चुका है 12th का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वीडियोस है या वीडियोस में, तो आप लोग एक बार वो पूरा चैप्टर देख लो, नोट्स भी दिए तो पढ़ लो एक बार, और फिर उसके बाद ये सॉल्व करना है या लिखना. साइन थीटा ही अच्छे से यहाँ थीटा रहेगा, दिस इज साइन और ये थीटा. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. ना वेक्टर फॉर्म में बी बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई साइन थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, हटा दो उसको. आई लिख लेते पहले, आई इन ब्रैकेट बी एल क्रॉस आर, यूनिट वेक्टर है आर, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं बी एल आर साइन थीटा, तो ये यूनिट वेक्टर है तो आर की जगह मैग्नीट्यूड आएगा 1, तो इसीलिए डी एल साइन थीटा लिख रहे हैं. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आर है और नीचे आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर है ना. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बी एल क्रॉस आर लिखा अगर आपने यहाँ पे, तो आपने मैग्नीट्यूड भी डाल दिया है वहां पे, तो यहाँ नीचे करना पड़ेगा आर क्यूब, तो इसको हटा के आप ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड इसके साथ कैंसिल, तो ये क्यूब नहीं बचेगा स्क्वायर ही बचेगा. तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, उसको ध्यान रखना. तो देख लेते हैं, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, सिंपल है. अगर टोटल बोला है मैग्नेटिक इंडक्शन तो इंटीग्रेशन ऑफ dB, इसको खाली इंटीग्रेशन में डाल देना. ठीक है, देखिए उसको, तो इसको ही लिखना है इंटीग्रेशन में, छोड़ दो अभी, बस याद रखो इसको इंटीग्रेट करना. तो दिस इज magnetic induction due to small current carrying element is directly proportional to current, strength of the current, length of the element sin theta, and inversely proportional to r. देखिए this is Biot-Savart law और एम्पियर्स लॉ लेंगे और साथ में लिखेंगे फिर उनके एप्लीकेशन.
क्या फर्क है ध्यान रखो, यहाँ यूनिट वेक्टर लिखा है, यहाँ वेक्टर लिखा है, तो नीचे आर स्क्वायर दिया जाएगा, आर क्यूब यहाँ यूनिट वेक्टर है ट्रायंगुलर कैप। अगर यहाँ वेक्टर लिया आप लोगों ने तो फिर ये आर क्यूब है। अब देखो एम्पियर्स लॉ, ठीक है, बायस वॉट लॉ में भी कोई इक्वेशन निकालना है तो एम्पियर्स लॉ में निकालना है। एम्पियर्स लॉ में भी अपन ने क्या निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप हो रही है, और बायस वॉट लॉ में भी अपन ने क्या निकाला है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप हो रही है। अब ध्यान रखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, अभी अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था गॉस लॉ। क्या था गॉस लॉ, याद होगा, ठीक है, टोटल फ्लक्स, ये फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। स्टेटमेंट वगैरह की झंझट में नहीं पड़ेगी, पर ये लॉजिक था उसमें कि ये क्लोज सरफेस है समझो टोटल, इसके अंदर जितने चार्ज है +2 +1 -1 +5, जितने ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फ्लक्स, यानी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो यही लॉजिक अब यहाँ है, तो याद रखना गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में यानी मैग्नेटिज्म में सेम है, इक्विवेलेंट है। जो काम ये गॉस लॉ इलेक्ट्रिक इसमें कर रहा है, ये मैग्नेटिक इसमें कर रहा है। बायस वॉट लॉ जो इसके पहले लिया वो इसके कूलम्स लॉ जैसा है, तो ये थोड़ा सा जस्ट कंपैरिजन याद रखना। तो गॉस लॉ के जैसे ही है, सिर्फ फर्क इतना है, इसमें एक लूप कंसीडर करेंगे, इसमें एरिया था तो इसमें एक लूप है, इसमें ऐसा बोलेंगे कि जितने ज्यादा करंट कैरिंग वायर उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ चार्ज निगेटिव है तो यहाँ कैसे होगा कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो सभी को पॉजिटिव, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर निगेटिव माइनस कर देंगे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में निकाला है, ठीक है। तो यहाँ सरफेस था पूरा एरिया, उसके अंदर चार्ज थे, यहाँ एक लूप कंसीडर कर रहे हैं, फिर से बना लेते हैं। सपोज दिस इज द लूप और इसके अंदर करंट कैरिंग वायर्स है, तो आप डॉट और क्रॉस से भी बता सकते हैं, पर अभी अपन वायर बता रहे हैं। दिस इज करंट I1, दिस इज करंट I2 एंड सपोज दिस इज करंट I3। जितने ज्यादा करंट कैरिंग वायर उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बाहर के चार्ज यहाँ काउंट नहीं करते, तो बाहर की वायर यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये लूप, ठीक है, ये पहली करंट कैरिंग वायर, तुम लोग की तरफ डॉट करंट है I1, ये दूसरी करंट कैरिंग वायर डॉट तुम लोग की तरफ I2, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी इनटू द पेपर, इसमें करंट है I3, ये I2, ये I1, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, अच्छा ये भी मिटा देते हैं। तो याद रखो इसके जैसे इक्वेशन यहाँ लिखने वाले हैं, तो एम्पियर्स लॉ इज इक्विवेलेंट टू गॉस लॉ, ये इलेक्ट्रिक के लिए, ये मैग्नेटिक के लिए। जितने ज्यादा चार्ज उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या उतनी ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या टोटल फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस is equals to 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed by that closed surface। यहाँ पे भी स्टेटमेंट वैसे आएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप है इसलिए सर्कल डाल दिया, E की जगह B डॉट dl, यहाँ पे लूप है, यहाँ एरिया था इसलिए ds था, तो यहाँ dl है, B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू 0 इक्विवेलेंट है, देखना जो भी फॉर्मूला है उसमें म्यू 0 की जगह एप्सिलॉन 0 ऐसा है 1 अपॉन एप्सिलॉन, जैसे अपन अभी कांस्टेंट क्या लिख रहे हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई
इलेक्ट्रिक में क्या लिखते हैं 1/4 पाई, वैसे ये एप्सिलॉन 0, म्यू 0 की जगह 1/एप्सिलॉन 0, कांस्टेंट में भी इतना फर्क है दोनों, ठीक है। तो ये हो गया, और चार्ज की जगह टोटल करंट है, वहां चार्ज रेस्ट में थे, यहाँ चार्ज मोशन में, इतना फर्क है, स्टेटमेंट ले लेते, ठीक है। तो ये मिटा ध्यान, गॉस लॉ के इक्विवेलेंट है एम्पियर्स लॉ, और यानी जो काम गॉस लॉ कर रहा है इलेक्ट्रिक में, एम्पियर्स लॉ कर रहा है मैग्नेटिक में, और कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम कर रहा बाइट-सवार्ट लॉ वही इक्वेशन अपने को देगा मैग्नेटिक्स में। फिर आगे चलते, तो इस डायग्राम को अभी आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये एक वायर डॉट, ये दूसरी वायर डॉट, ये तीसरी वायर क्रॉस, करंट I1, करंट I2, करंट I3। तो जरूरी नहीं है लूप कैसा सर्कल जैसे गिरेगा, ऐसा भी हो सकता। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये छोटा सा एलिमेंट BL, और ये मैग्नेटिक फील्ड B, और ये एंगल B और DL के बीच में का एंगल। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज लूप, यहाँ सरफेस नहीं बोलना, लूप है, ये लूप है। अच्छा, कोई कोई क्या करता कि इसमें भी करंट की डायरेक्शन बता देता, मिस्टेक नहीं करना, ये इमेजिनरी लूप है। जैसे वो गॉसियन सरफेस था, ये एम्पीरियन लूप है। गॉसियन सरफेस था जब चार्ज अपन ने निकाले थे, ये चार्ज है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको बोला था अपन ने गॉसियन लूप, सॉरी गॉसियन सरफेस। तो ये है एम्पीरियन लूप, यानी एक इमेजिनरी लूप कंसीडर कर रहे हैं उन वायर्स के राउंड जहां अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जितने ज्यादा इस लूप के अंदर करंट कैरिंग वायर होंगी, उतनी स्ट्रॉन्ग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या डेवलप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड। वही यहां लिखा है कि जितने ज्यादा करंट कैरिंग वायर उस लूप के अंदर, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू म्यू 0 टाइम्स द नेट करंट या टोटल करंट enclosed by that closed loop। सरफेस वर्ड यूज नहीं करना ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे तो b bl cos थीटा, और डायग्राम के हिसाब से अभी देखिए तो टोटल करंट आएगा I1 प्लस I2 माइनस कर देंगे I3। देखो ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन मत बताना बेटा, ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर नहीं है, वो ये लूप इमेजिनरी इनके राउंड कंसीडर किया है अपन ने। दिस इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप, एम्पियर्स लॉ है ना, तो एम्पीरियन लूप। वहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी है अगर फाइंड आउट करना है तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंगल वायर है समझो, ये सिंगल वायर, और ये इमेजिनरी लूप अगर बनाएंगे तो डेफिनेटली सर्कल ही बनेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर अगर है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ही रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो फिर आप लोगों को cos थीटा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थीटा हो जाएगा 0 एंड cos 0 विल बी 1। तो फिर B into DL प्लस, तो एक वायर है, तो फिर ये इक्वेशन ऐसे बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ B BL। तो यहाँ सर्कल ही रहेगा, यूनिफॉर्म ही रहेगा, एंगल नहीं बनेगा दोनों के बीच में। B और DL के बीच में एंगल कितना, 0, सेम डायरेक्शन है, और एक ही करंट कैरिंग वायर है, तो सिर्फ अगर करंट है I1 तो यहाँ लिख देंगे सिर्फ I1, ठीक है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला अपने डिराइव किया है, और याद रखना ये लूप ऐसा तभी रहेगा जब सिंगल वायर है, यूनिफॉर्म फील्ड रहेगी सर्कल के फॉर्म में, और अगर तीन वायर का जिगजैग बनेगा, हम यहाँ नहीं बना सकते थे इसलिए यहाँ बना। तो DL और B के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज्ड लूप, लूप है इमेजिनरी एम्पीरियन लूप, इट इज इक्वल्स टू म्यू 0 टाइम द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड लूप। फिलहाल के डायग्राम में I1 प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, और बाहर अगर कोई वायर है तो काउंट नहीं करना, ठीक है। देखो तो अब इनके लेने हैं अपने को एप्लीकेशन, तो जो भी फॉर्मूले डिराइव किए हैं वही लेने वाले हैं, तो फॉर्मूले वापस डिराइव नहीं करने वाले। इसलिए फिर से बोल रहा कि आप लोगों ने एक बार पूरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट 12th का चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से देखना है, क्योंकि फॉर्मूले लिखने वाले जस्ट रिवीजन ले रहे हैं ताकि फॉर्मूले एक बार वापस से हो जाए। डिराइव कुछ भी नहीं करने वाले, डायरेक्ट फॉर्मूले लेने वाले, वहां सब डेरिवेशन ले चुका हो, तो आप लोगों ने एक बार वो वापस से देख लो, तो आप लोगों को डेरिवेशन भी ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो कोई डाउट रहा तो पूछ लेना।
अब इनके एप्लीकेशन सब एक साथ में लेंगे, सोलोनॉइड है, टोरॉइड है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल है, तो वो सब अपने हो चुके डेरिवेशन, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो इतना देख लो एक बार। लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू 0 इनटू I, यानी टोटल करंट, या समेशन ऑफ I डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी जितने भी करंट कैरिंग वायर होंगे उन सबका समेशन, अलजेब्रिक सम लेना है, ठीक है। तो I लिखो एक बार, ठीक है ना, ध्यान रखना, सम लेना है जितने भी करंट कैरिंग वायर होंगे उन सबका। नाउ मैग्नेटिक इंडक्शन सोलोनॉइड के टाइम समझाया है, देख लेना आपने कि एक बार म्यू 0, या टोरॉइड के टाइम लिया है, देख लेना, म्यू 0 एंड I दोनों में सेम ही फॉर्मूला था, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में वो लेंथ वाला अपॉन में चेंज था, तो ये बेसिक इक्वेशन है। तो म्यू 0 एन I, तो म्यू 0, ये जो एन I है उसको अपन ने लिखा था H। मैग्नेटिक मटेरियल्स में देखना, तो ये अपने लिया है ये वाला इक्वेशन H मैग्नेटिक मटेरियल में, तो मैग्नेटिक मटेरियल में देख लेना H इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये अपने लिया है मैग्नेटिक मटेरियल्स, चैप्टर हुआ है, नोट्स भी दिए हैं, तो उसमें देख लेना, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसमें लिया है। तो N into I इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N मतलब और I मतलब करंट, तो इसका यूनिट था एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, B की जगह म्यू 0 H और इनटू dl इज इक्वल्स टू म्यू 0 इनटू I, तो म्यू 0 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ H डॉट dl इज इक्वल्स टू I। ये भी आया, पहचानना कि वो एम्पियर्स लॉ, इन द ब्लैंक्स में आया, या ऑप्शन में आया, समझो ऐसा। तो ये नहीं दिया रहा, तो ये ढूंढना, H डॉट dl इज इक्वल्स टू I, टोटल करंट। देखिए ये भी एक याद रखना। तो ये अपन ने लिया है ना, ये इक्वेशन तो इसी इसमें डिराइव किया है। ये वाला जो लॉजिक है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये आप लोग एक बार मैग्नेटिक मटेरियल्स में देख लेना। तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो म्यू 0 कैंसिल, H डॉट dl इज इक्वल्स टू I, इंटीग्रेशन ऑफ H डॉट dl इज इक्वल्स टू I। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये भी एक बार नोट डाउन करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एप्लीकेशंस लेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे। और ये डेफिनेटली मैग्नेटिक मटेरियल में एक बार देख लेना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन वाले टॉपिक में लिया है, समझा है, वो भी वीडियो है, देखना है तो वो भी देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था कि जितना मैं थ्योरी ले रहा हूँ उतना सब आप अच्छे से करके रखो, टाइम पे खाली अपने को फॉर्मूले लिखने हैं और एप्लीकेशन देखने होंगे। तो ये फॉर्मूले बताने का काम नहीं पड़ना चाहिए कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चैप्टर शुरू है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो आप लोग दूसरे भी चैप्टर का उसमें यूज आने वाला है, तो वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मैग्नेटिज्म देखना 11th का जो पढ़ाया था, वो एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह देख लेना, मैग्नेटिक मटेरियल का ये टॉपिक देख लेना, और 12th का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पूरा अच्छे से देखना, फिर ये वीडियो वापस से देखना। तो एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में देखना। बायट-सॉर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ के कंबाइन, क्योंकि बायट-सॉर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ दोनों में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का किसी पॉइंट पे पूछा तो कितनी रहेगी वैल्यू, वो इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों। देखिए
दोनों के एप्लीकेशंस एक साथ में देख लेंगे।